हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रियेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 19 सितंबर। हमारी क्लास स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए डिजाइन की गई है, तो जो भी स्टूडेंट्स एसएससी मेंस में अपीयर होने वाले हैं उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस क्लासरूम से एडवांटेज होने वाला है। प्लीज आप इसको डेडिकेटेडली फॉलो करिएगा। अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले दो आपके लिए टॉपिक हैं। पहला है मिस्टर श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी। इनका इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इनकी हाल ही में बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है 9 सितंबर को। कब मनाई गई है? 9th ऑफ सितंबर को। अब ये इंपॉर्टेंट फिगर इसलिए है, ये बिलोंग करते हैं, इनका जन्म हुआ है कानपुर जिले में जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इनके द्वारा जो हमारा एक झंडा गीत है, आप सभी ने सुना होगा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो गीत इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये पर्सन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। झंडा गीत है, इन्होंने 1924 में 1924 के अंदर इस गीत की रचना की है और वर्ष 1973 में 1973 में इन्हें दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री अवार्डी है ये। और भारत के सोशल वर्कर रहे, सामाजिक समाज सेवी रहे और इनके द्वारा विधवा विवाह के समर्थन की बात की गई और जो बाल विवाह चाइल्ड मैरिज है उसका इन्होंने विरोध किया है। साथ ही साथ इन्होंने एक सामाजिक उत्थान के लिए एक मैगजीन निकाली है सचिव नाम से। सचिव क्या था? इनकी मंथली मैगजीन थी जो रिलीज की थी इन्होंने फ्रॉम दी कानपुर। तो मासिक पत्रिका थी सचिव, वो इनके द्वारा प्रकाशन उसका प्रकाशन किया गया था। मंथली मैगजीन थी जिसका नाम था सचिव। दूसरा टॉपिक हमारे लिए है जो है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। देखिए, फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट जो है ये हमारे लिए बेसिकली इनकी स्थापना की गई थी 2019 में। एक योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? केंद्रीय प्रायोजित योजना जिसका इम्प्लीमेंटेशन सेंटर प्लस स्टेट दोनों गवर्नमेंट करने वाली है। और इसकी शुरुआत की गई थी 1 साल के लिए, उसे बढ़ाकर 2 साल किया गया और अब वर्तमान में इसे बढ़ाकर 2019 से 2026 कर दिया गया। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? एक तो रीजन इसका टाइम पीरियड जो एक्सटेंड कर दिया गया है, दूसरा है कि इसमें जो पॉक्सो केसेस होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसका गठन इसलिए किया गया है कि बच्चों की लैंगिक अपराधों से सुरक्षा करना और इस प्रकार के केसेस अगर आते हैं तो उनका स्पीडी ट्रायल करना, यानी समयबद्ध तरीके से त्वरित समाधान करना। इसके लिए पॉक्सो एक्ट 2012 में प्रावधान था, उसी के तहत इसका गठन किया गया है। और सेकंड बात इसके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो केसेस पॉक्सो एक्ट में रजिस्टर होते हैं उसका डिस्पोजल रेट कितना है, मतलब उसके निपटान की दर कितनी है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो सामान्य जो कोर्ट होते हैं वहां पर तो लगभग 100 में से 10% केस ही इसमें डिस्पोज हो पाते हैं, बट इस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के तहत 87% जो है, लगभग 90% की दर से हम केसेस को डिस्पोज कर रहे हैं। तो केस का डिस्पोजल रेट है वो कितना है? 87%। तो ये हमारे लिए काम की बात है, हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई स्पीशीज हैज बीन डिस्कवर्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति है, हाल ही में एक राज्य के अंदर उसे खोजा गया है। तो आपको बताना है, 4 स्टेटमेंट है आपके सामने, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मदुरई शहर के अंदर इसका तो खोजा गया। और कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया अमेरिकन कॉलेज इन मदुरई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के मदुरई जिले के अंदर ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति खोजी गई है। दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति क्यों है? इसका विंग स्पैन जो है, पंखों की चौड़ाई है, वो है लगभग 140 से 190 नैनोमीटर मिलीमीटर। इसका मतलब कितना हुआ? लगभग 14 से 19 सेंटीमीटर का एक विंग स्पैन है। ये नॉर्मली देखा जाए तो एक पक्षी है, उसके पंखों का आकार होता है। ये कहां पर, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सह्याद्री बर्डविंग। सह्याद्री क्यों बोलते हैं? जो हमारा तमिलनाडु कोस्ट है वो हमारा, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें कि सबसे मेन फीचर क्या है, तो इसके आकार बड़ा है, हम पढ़ चुके हैं। इसका जो तितली का विंग है वो भी बड़ा है और लगभग लगभग जो है एक पक्षी के आकार का इसका विंग स्पैन है। ये मेनली कहाँ मिलता है? ये मिलता है दक्षिणी एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, और मेजरली कहाँ मिलता है? हमारे पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, इस प्रकार के राज्यों के अंदर मेनली देखा जाता है। और ये कर्नाटक का राज्य के लिए, मतलब इसको कर्नाटक राज्य का तितली का दर्जा दिया गया है। इट इज अ
स्टेट बटरफ्लाई ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, अब्दुल मजीद तबोन हैज बीन री इलेक्टेड ऑफ एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मतलब एक व्यक्ति है अब्दुल मजीद तबोन, इन्हें किस देश का राष्ट्रपति पुनः चुना गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, नाइजीरिया, लेबनान, अल्जीरिया और मिस्र। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, अल्जीरिया। अल्जीरिया एक हमारा नॉर्थ अफ्रीकी कंट्री है जो कि जिसकी सीमा लगती है भूमध्य सागर से, मेडिटेरेनियन सी से लगती है, मेडिटेरेनियन, ठीक है। और अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति यानी पुनः चुने गए हैं अब्दुल मजीद तैबून, ठीक है। और इन्हें लगभग कुल 84.3% मिले हैं जो कि इलेक्शन में कास्ट हुए हैं। अब एक अल्जीरिया इस साल न्यूज में क्यों रहा है, देखिए अल्जीरिया के अंदर जो मुस्लिम देशों के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद है, अगर हम बात करें उसकी स्थापना की गई थी फरवरी 2024 के अंदर। आप जानते हैं मक्का मदीना दो मस्जिद है। उसके बाहर हम बात करें तो किसी ऐसे मुस्लिम कंट्री में तो ये हमारा अल्जीरिया है। और इसे किसने बनाया, चीन की एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसने ग्रेट मॉस्क ऑफ अल्जायर्स की स्थापना की है। और इसके अंदर विश्व का सबसे बड़ा मीनार है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई लगभग 265 मीटर, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि मक्का और मदीना के बाद मक्का और मदीना के बाहर कोई तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है तो वो है अल्जीरिया के अंदर अवस्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2024 के अंदर। तो इट इज द थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट आउटसाइड द इस्लाम होलीस्ट सिटीज। कौन कौन सी, मक्का मदीना उनकी बात कर ली, उसके बाहर विश्व की मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे बड़ी मस्जिद मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया क्लिंच, अच्छा जो अल्जीरिया है उसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसकी कैपिटल क्या है। तो कैपिटल इसकी अल्जायर्स है, क्या है कैपिटल सिटी है अल्जायर्स। और ये कहां पर स्थित है, ये स्थित हमारे भूमध्य सागर के तट पर। कहां पर, भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया क्लिंच द टाइटल ऑफ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 आफ्टर डिफीटिंग विच कंट्री, यानी भारत ने किस देश की टीम को हराकर एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 जो कि हॉकी का खिताब है, किसका है, हॉकी का चैंपियनशिप है। हॉकी खेल में आपने सभी जानते हैं कि भारत ने इस वर्ष पेरिस ओलंपिक गेम्स में क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है। और हाल ही में चीन ने जो है 8वां एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का की मेजबानी की है। और भारत ने जो है चीन को हराकर ये खिताब जीता है वर्तमान में, राइट। राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी विच इज चाइना। क्लियर। अब थोड़ी हम बात करते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पे बेसिकली। तो इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी रैंकिंग, जिसमें कि भारत का वर्तमान में कौन सा स्थान है, विश्व के अंदर 5वां स्थान है। तो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि विश्व में भारतीय हॉकी टीम का रैंकिंग कौन सा स्थान कौन सा है, तो 5वां स्थान है। और भारत ने चीन को फाइनल के अंदर, जो कि एशियन चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 गोल से हराकर ये 5वां खिताब जीता है। देखिए 5वीं ही रैंकिंग है और हमारा टाइटल कौन सा है, 5th टाइटल। की शुरुआत 2011 के अंदर हुई थी, आगे बढ़ने वाले हैं। तब भी हमने जीता था इसका ओपनिंग सेरेमनी का, ओपनिंग इवेंट का मेडल, गोल्ड मेडल। और इस बार भी हमने क्लिंच किया है। ये कहाँ हुआ आपके लिए, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मॉकी हॉकी ट्रेनिंग बेस इन हुलुनबीर। ये प्लेस है हुलुनबीर जो कि चीन में अवस्थित है। यहाँ के मॉकी हॉकी ट्रेनिंग बेस के अंदर इसका समापन समारोह हुआ था, जिसमें कि फाइनल मैच खेला गया था, समापन समारोह नहीं फाइनल मैच खेला गया था। भारत की ओर से एकमात्र गोल किया गया था युवराज सिंह जी के द्वारा। एक सबसे बड़ी बात ये, इस चैंपियन ट्रॉफी के 8वें एडिशन में भारत की ओर से सभी मैच जीते गए, शुरू से लेकर एंड तक 7 में जीते गए, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इस एशियन चैंपियन ट्रॉफी की जिसका संबंध हॉकी खेल से है, तो इसके अब तक के कुल इवेंट में भारत जो है 6 बार फाइनल तक पहुंचा है। कितनी बार पहुंचा है, 6 बार। भारत ने कब कब जीता है, तो 2011 में जीता ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग इवेंट, 2016 में जीता है, 2018 में भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से इसको जीता है बिकॉज ये मैच हो नहीं पाया था, और 2023 में जीता है और 2024 में जीता है, ठीक है। 2023 में हमने साउथ कोरिया को हराया था और इस बार हमने हराया है चीन को। क्लियर। 5 बार जीता है भारत ने। उसके अलावा हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने जीता है इसको, पाकिस्तान ने जीता है 3 बार, और 1 बार जीता है हमारे साउथ कोरिया कंट्री ने। अब पाकिस्तान ने 3 बार कैसे जीता है, एक तो जीता 2018 में भारत के साथ जीता है, और उसके पहले भी पाकिस्तान ने जीता हुआ है। तो पाकिस्तान ने 3 बार, साउथ कोरिया ने 1 बार, और चीन पहली बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के अंदर प्रवेश किया चीन में। भारत ने चीन को हरा दिया बाई 1-0 स्कोर। क्लियर। तो भारत जो है 6ठी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के अंदर भारत ने प्रवेश किया था,
और चीन का ये पहली बार ऐसा इवेंट था, पहला मोमेंट था जब चीन ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया हो। अच्छा, अगर हम बात करें कि पहली बार चैंपियन ट्रॉफी कहाँ हुई थी, तो फर्स्ट एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी है वो हुई थी साउथ कोरिया के बुसान शहर में। कब हुई थी? 2010 में। देखिए, जो मेंस के लिए, पुरुषों के लिए जो एशियन चैंपियन ट्रॉफी, इसका शुरुआत होती बाद में, लेकिन 2010 में महिलाओं के लिए एशियन चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत होती साउथ कोरिया के, दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में। और उसी से इंस्पायर होकर हमने 2011 में देखा कि पहला इवेंट हुआ था पुरुषों के लिए, जो कि चीन के ही ओर्डोस शहर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन के ओर्डोस शहर के अंदर, ओर्डोस नाम के शहर में 2011 में पुरुषों के लिए हुआ है। 2010 के अंदर महिलाओं के लिए अगर आपसे सवाल आए, ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि क्या पुरुषों के लिए एशियन चैंपियन ट्रॉफी का उद्घाटन पहले हुआ था? नहीं, पहले महिलाओं के लिए हुआ था शुरुआत। इस ट्रॉफी का शुरुआत बाद में हुई थी 2011 में पुरुषों के लिए, पहले महिलाओं के लिए फिर पुरुषों के लिए। तो ध्यान रखिएगा, भारत ने 5 बार जीता है, 3 बार पाकिस्तान ने जीता है और 1 बार जीता है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, 5 बार हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1 बार जॉइंटली यानी संयुक्त रूप से भारत और पाकिस्तान ने 2018 में टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। क्लियर? भारत की ओर से एकमात्र गोल किसने किया है? तो है मिस्टर जुगराज सिंह। भारत के कप्तान कौन होगी टीम के? तो कौन है? हरमनप्रीत सिंह जी हैं, जिन्हें सरपंच साहब भी कहा गया है। ठीक है, अब दूसरा है कि एक वर्ल्ड स्किल्स 2024 एक इवेंट हुआ है, विश्व कौशल 2024 प्रतियोगिता है। इसमें भारत की ओर से कितने पदक और कितने उत्कृष्टता पदक यानी मेडल और मेडलियंस ऑफ एक्सीलेंस जीते गए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 12, 16, 15, 28 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, दैट इज 16। देखिए, हुआ क्या है हाल ही में कि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्या हुआ, भारत की ओर से कुछ मेडल जीते गए। तो आपके लिए काम की बात इतनी सी है कि कौन कौन से हैं। तो ये हुआ, इसका आयोजन हुआ है फ्रांस के लियोन शहर के अंदर। फ्रांस के लायन शहर के अंदर हुआ है। भारत ने जीता है, 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, 4 ब्रॉन्ज इन दी कैटेगरी इन कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री 4.0, होटल रिसेप्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन एडिशन के अंदर हमने मेडल देखने को मिले। कुल कितने जीते हैं? 16 मेडल जीते हैं। अब आपके लिए काम की बात है कि भारत के उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कौन है? वो है श्री जयंत चौधरी। यहाँ से 2 सवाल बनते हैं कि भारत ने वर्ल्ड स्किल्स 2024 में कहा कितने कितने मेडल जीते हैं? 16 मेडल जीते हैं। कहाँ आयोजन हुआ है? फ्रांस के लियोन शहर के अंदर। और भारत के उद्यमिता मंत्री कौन है? श्री जयंत चौधरी जी। राइट, इतनी बात आपके लिए काम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सक्सेसफुली कंक्लूड दैट, यानी ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? यानी किस प्लेस पर, किस शहर में आयोजित हुआ? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है भारत मंडपम नई दिल्ली में, प्रगति मैदान नई दिल्ली में, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर यानी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो कि मुंबई में स्थित है, और चौथा ऑप्शन है जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जो कि जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र जयपुर में अवस्थित है। 4 ऑप्शन है। देखिए, कई बार क्या होता है, आपसे सिटी पूछी जाती है, कई बार उस प्लेस के बारे में पूछ लिया जाए जिस पर्टिकुलर प्लेस पर इसका इवेंट का आयोजन हुआ। तो आपके लिए इसका राइट आंसर होगा प्रगति मैदान के अंदर हुआ है। 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का संस्करण हुआ है। देखिए, वार्षिक सम्मेलन है ये कौन सम्मेलन कौन सा है? तो एक एनुअल फंक्शन है और इसका चौथा संस्करण हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर आयोजित हुआ है। और ये किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो आता है हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी व्हिच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज कंक्लूडेड द 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 व्हिच शोकेसेस द इंडियाज बायोटेक पावर, यानी भारत की बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंदर कितनी कुशलता है, कितना हमारा एक्सीलेंस है, उसको शो करने के लिए समिट का आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही क्या हुआ है, भारत सरकार का एक पब्लिक अंडरटेकिंग है यानी पीएसयू है, जिसका नाम है बीरैक, बाईरैक कहते हैं इसको, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, एक परिषद है। और इसी के तत्वावधान के अंदर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हमने देखा है कि चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। अभी होता क्यों, देखिए, जो बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, उसका मतलब क्या है कि बायोलॉजी के क्षेत्र में तकनीक का यूज करते हुए अलग अलग नवाचार करना, अलग अलग, जैसे कि आप जानते होंगे हमारे वैक्सीन जो बनती है वो भी क्या है? बायोटेक है, कि उसमें तकनीक का यूज करते हैं, हम वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। तो पहला है बायो फार्मा की मेडिसिन बनाते हैं हम, दूसरा है बायो एग्रीकल्चर। आप सभी जानते होंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर किस प्रकार से नई नई किस्म बनाई जा सके। आपने सुना होगा कि बीटी कॉटन, वो क्या है? एक बायोटेक का एग्जाम्पल है कि इसमें बायोलॉजी के अंदर तकनीक का यूज करते हुए हमने कुछ प्रोडक्ट डेवलप किया हो। बायो इंडस्ट्रियल यानी इस सेक्टर में किस प्रकार की इंडस्ट्रीज
स्टेब्लिश हो सकती है। बायो एनर्जी की हम बात करें, आपने बायोमास सुना होगा, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर से किस प्रकार से हम बायोगैस बना सके, वो क्या कहलाएगी, बायोमास एनर्जी, बायोगैस। बायो सर्विसेज, अगर रिसर्च करनी, रिसर्च के फील्ड में काम आती है। मैरिटेक यानी मेडिसिन के क्षेत्र के अंदर जब तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं मैरिटेक। जिस प्रकार से एड्यूटेक होता है एजुकेशन क्षेत्र के अंदर तकनीक का इस्तेमाल करना, एक होता है फिनटेक यानी वित्तीय क्षेत्र के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर में तकनीक का इस्तेमाल करना कहलाता है फिनटेक, उसी प्रकार से मैरिटेक। राइट, इस प्रकार के अलग अलग आयोजन हुए हैं। नेक्स्ट है इसकी थीम क्या है, देखिए भारत इस सब की थीम रही है ना, उसका एडवांटेज क्या है, वो शोकेस करता है दैट अपॉर्चुनिटी, इंडिया अपॉर्चुनिटीज इन बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से इनोवेशन भारत में हो रहे हैं, और हमारे पास बायो इकोनॉमी यानी जैव अर्थव्यवस्था है, उसमें हमारे पास कितना पोटेंशियल है, कितनी हमारी क्षमताएं हैं। ये शो करता है कि बायो इकोनॉमी के ऊपर, बायो इकोनॉमी को ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कि बायोलॉजिकल सेक्टर का काफी रोल रहे, वो बायो अर्थव्यवस्था है। और उसके अंदर बायोटेक इनोवेशन यानी जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंदर किस प्रकार के नवाचार है और हमारी कितनी क्षमता है बायो मैन्युफैक्चरिंग करने की, उसका इस इकोनॉमी पर इम्पैक्ट, इसका पोटेंशियल चेक करना है। ठीक है, कुछ अवार्ड भी दिए गए इसमें, बायोरेक, बायोरेक इनोवेटर अवार्ड, स्टार्टअप एग्जीबिटर, इंक्यूबेटर एग्जीबिटर और बायो E3 कंपटीशन अवार्ड दिए गए। अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किए गए। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता था, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर क्या होते हैं, ऐसी कंपनीज जो कि नए स्टार्टअप को ऐसा एटमॉस्फेयर दे, ऐसी फंडिंग दे, ऐसी मैनेजरियल स्किल दे, यानी प्रबंध की तकनीक प्रदान करे, मार्केटिंग की यानी विपणन की अलग अलग टेक्निक प्रदान करे, फंड दे, अलग अलग तकनीक से उन्हें रूबरू कराए, और जब शुरुआती चरण होता है स्टार्टअप का किसी कंपनी का, उसे बढ़ने में सहायता दे, वो कहलाते हैं हमारे इंक्यूबेटर्स। उस प्रकार की कंपनीज को भी यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, पर्टिकुलर इन दी बायोलॉजी या बायोटेक सेक्टर। अब देखिए हाल ही में न्यूज क्या है, देखिए 55वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, इसमें एक नई कैटेगरी को जोड़ा गया है युवाओं के लिए। जो युवा हमारे प्रोड्यूसर हैं उनके लिए ये पुरस्कार की श्रेणी जोड़ी गई है। अब आपको बताना है संबंधित कि 55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। पहला ऑप्शन वाराणसी है, दूसरा चेन्नई है, तीसरा मुंबई और चौथा गोवा है। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन डी विच इज गोवा। गोवा शहर के अंदर जो है 55वां संस्करण होने वाला है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और ये कौन करता है, तो इट इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 55वां अंतरराष्ट्रीय भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है उसका आयोजन गोवा के अंदर किया जाएगा। ठीक है, और कब से कब होगा, ये होगा 20 से 28 नवंबर तक। आप डेट याद रखेगा कि नवंबर महीने के अंदर भी दोबारा इस न्यूज को हम पढ़ने वाले हैं, जहां अलग अलग फिल्म के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नवंबर के अंदर होगा। और इस बार क्या होगा, इस एडिशन के अंदर बेस्ट डेब्यू इंडियन फिल्म सेक्शन जो है इसको जोड़ा गया है 2024 के संस्करण के अंदर। इसमें क्या होगा, देखिए इसका बेसिक एडवांटेज, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि भारतीय फिल्म जगत के अंदर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो भी हमारे डेब्यूटेंट है, यानी पहली बार जो पदार्पण कर रहे हैं, पहली बार फिल्म बना रहे हैं, उनको, उनकी पहचान करना, which will showcase a diverse range of narratives and cinematic style from the across the country, यानी भारत के अलग अलग कोने से जो भी ऐसे व्यक्ति पहली बार फिल्म बना रहे हैं, उनके जो टैलेंट है उसको नर्चर करना, उनको रिकॉग्नाइज करना। और इस बार क्या होगा, पहली बार में जो 5 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहली बार फिल्म बनाई है, डायरेक्ट किया होगा, उनको हम क्या है, उनकी फिल्म को हम शोकेस करने वाले हैं इस इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर, जो ही गोवा के अंदर होगा 20 से 28 नवंबर तक। ये सारी हमारे काम की बात है। अच्छा, नेक्स्ट है क्रिएट सेंटर है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्रिएट किस प्रकार का नवाचार से संबंध है या किससे है। देखिए द सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, मतलब तकनीक के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम है, उद्यमिता है, उसको बढ़ावा देना। हम बात करें प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र, यानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ऐसे स्टार्टअप जो कि गांव के अंदर स्थापित होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, उनको किस प्रकार से एक्सेलरेट करें, यानी ग्रोथ किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएं, वो सेंटर बनाया गया है। अब आपको बताना है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई है, लखनऊ के अंदर, बाड़मेर में। देखिए बाड़मेर का ऑप्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि वहां पर एक महिला है जिनके द्वारा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाया जाता है, और एप्लिक एम्ब्रॉयडरी है, कशिदाकारी है, उसके लिए उन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है।
और उसे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया और वर्ष 2018-19 का नारी शक्ति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, जिनका नाम है रूमा देवी जी। इसलिए ऑप्शन दिया गया है। तीसरा ऑप्शन लेह है, चौथा वडोदरा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारे ऑप्शन सी, दैट इज लेह। लेह के अंदर जो है ये हमारा क्रिएट सेंटर खोला गया है। ये किसने खोला है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम है, उनके मंत्रालय के द्वारा। मंत्री कौन हमारे? वो हैं श्री जीतन राम मांझी जी। वर्चुअली क्या हुआ, यानी ऑनलाइन यानी वर्चुअली रूप से जीतन राम मांझी हमारे लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं, जीतन राम मांझी जी। उनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है। कहां पर? लेह के अंदर, जिसका नाम क्या है? सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उद्यमिता का विकास करना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा? एक होगा जो आप सभी जानते हैं, कश्मीर के अंदर क्या है? पश्मीना वूल, यानी पश्मीना वूल जो है तो काफी उत्पादन होता है, प्रोडक्शन तो नहीं कह सकते, उसका मार्केट है। तो पश्मीना वूल के लिए रोइंग फैसिलिटी। रोइंग का मतलब क्या होता है? जब वूल आती है, ऊन आता है, कच्चा ऊन आता है, उसको प्रोसेस करना, लेकिन उससे भी धागा नहीं बनाया गया, उसे कहते हैं रोइंग फैसिलिटी। दूसरा होगा ट्रेनिंग। देखिए, जो भी ऐसे व्यक्ति, ऐसे संस्थान, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि पश्मीना वूल के इस उद्योग में लगे हुए हैं, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, ताकि कम ऊर्जा और कम लागत से वो अधिक उत्पादन कर पाए। दूसरा प्रोडक्शन फैसिलिटी, यानी जो भी उत्पादन इकाई हैं उनके विकास को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य होगा। चौथा है कि अलग अलग फ्लावर हैं, जैसे गुलाब के फूल हैं और अन्य अन्य जो फूल हैं, उनसे किस प्रकार से हम ऑयल यानी तेल निकाल सकें, जो कि खुशबू के लिए काम आता है, ठीक है। और दूसरा होगा प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर बायो प्रोसेसिंग ऑफ अवेलेबल फ्रूट्स, यानी जो भी वहां पर उपलब्ध अन्य फल हैं, फूल और फल हैं, उनसे किस प्रकार से हम क्या कर पाए, अन्य उत्पाद एक्सट्रैक्ट कर पाए, इसके लिए सेंटर बनाया जाएगा, प्रोडक्शन यूनिट बनाई जाएगी। क्लियर? अब इसके अंदर में क्या होगा? अब आपने सारी बात पढ़ ली है, फूल की हमने, ऊन की बात कर ली हमने, गुलाब के फूलों की बात कर ली हमने, बात कर ली किस प्रकार से प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। तो ये क्या करेगा? ये सिंपल एम्प्लॉयमेंट जो यानी रोजगार के अवसर पैदा करेगा। तो इट विल क्रिएट लोकल प्रोडक्टिविटी, यानी जो स्थानीय स्तर पर जो उत्पादन है, उत्पादकता है, उसको बढ़ाएगा। दूसरा है क्वालिटी। अगर हम इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे क्रिएट सेंटर के माध्यम से, तो हम इंश्योर कर पाएंगे कि क्या मार्केट के डिमांड है, किस प्रकार के डिमांड का फूल हम मार्केट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा है इकोनॉमिक पोटेंशियल, यानी उस क्षेत्र की जो आर्थिक क्षमता है उसको भी हम पहचान पाएंगे, कितने बड़े स्तर पर कितने अधिक लोगों को रोजगार मिले और वहां पर अन्य रोजगार के अवसर पैदा हो सके। फोर्थ है लाइवलीहुड। अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज कैरी आउट होगी, सभी को रोजगार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं सभी व्यक्तियों का जीवन स्तर जो है वो जीवन स्तर बढ़ने वाला है। ये सारी बात इस क्रिएट सेंटर की, जो कहां पर स्थित होगा? लेह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सारागढ़ी दिवस के बारे में, कि सारागढ़ी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक सारागढ़ी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ सारागढ़ी, और इसी लिहाज से हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, जो कि है 12 सितंबर। 12 सितंबर को हम मनाते हैं सारागढ़ी दिवस। 2017 के अंदर पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, यानी पंजाब सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई कि सारागढ़ी दिवस, जो सारागढ़ी बैटल हुआ था 1727 के आसपास, उसके सॉरी 1897 के अंदर, उसके उपलक्ष्य में जो भारत के ओर से 21 जवान थे, उन्होंने काफी दृढ़ता पूर्वक और वीरता दिखाते हुए युद्ध लड़ा है। याद में 12 सितंबर को मनाएंगे सारागढ़ी दिवस, ठीक है। अब थोड़ी बात करते हैं इस वर्ष क्या हुआ है। 12 सितंबर 2024 को 127वां एनिवर्सरी मनाया गया है बैटल ऑफ सारागढ़ी का, जो लड़ा गया था 12 सितंबर 1897 को। जिसमें क्या होता है, देखिए, एक तरफ 36वीं सिख रेजिमेंट है, उसके 21 जवान होते हैं, और एक दाद नाम के व्यक्ति होते हैं, जो कि क्या होते हैं, मतलब मैनुअल वर्क करते हैं, ठीक है। उनके द्वारा उन्होंने युद्ध लड़ा है, किनके साथ? लगभग 8000 जो है अफरीदी और औरंगजेई ट्राइबल मिलिटेंट्स हैं, जो आए थे हमारे उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, जो वर्तमान में कहा पाकिस्तान के अंदर। क्या होता है कि सारागढ़ी नामक स्थान पर भारत की ओर से 36वीं सिख रेजिमेंट की, जिसका नाम है फोर्थ सिख रेजिमेंट है, उनके 21 जवानों के द्वारा 8000 जो हमारे अफरीदी और औरंगजेई आदिवासी यानी जनजाति लड़ाके थे, उनके साथ युद्ध लड़ा गया वीरतापूर्वक। और अब थोड़ी हम बात करते हैं इनका इनका नेतृत्व किसने किया। तो हवलदार थे ईशर सिंह जी, उनके द्वारा इन सभी का नेतृत्व किया गया, और लगभग 7 घंटे तक ये लोग लड़ते रहे। इन्होंने वीरतापूर्वक लड़ाई की उनसे, और इसी के लिए इनको याद करते हैं 12 सितंबर को एज दी सारागढ़ी डे, ठीक है।
अच्छा, सारागढ़ी क्या था देखिए, एक देखा जाए तो कम्युनिकेशन टावर था, यानी संचार का टावर था, जो दो किले थे। एक किला था फोर्ट लॉकहार्ट, और दूसरा था फोर्ट गुलिस्तान। ठीक है, ये ब्रिटिश फोर्ट थे, यानी अंग्रेजों के आधिपत्य में थे, उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में, यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने इनको बनाया था, लेकिन इनका नामकरण बाद में किसके द्वारा किया गया, अंग्रेजों के द्वारा। कौन कौन से फोर्ट है, फोर्ट फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, इन दोनों के मध्य मान लीजिए एक फोर्ट यहाँ है, दूसरा फोर्ट यहाँ है, इनके बीच में क्या है, ये कम्युनिकेशन टावर, जो कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए क्या करेगा, इन दोनों किलों को जानकारी प्रेषित करेगा। तो यहीं पर लड़ा गया था हमारे बैटल ऑफ सारागढ़ी या सारागढ़ी। ठीक है, अब क्या होता है, जो रानी विक्टोरिया थी, उन्होंने क्या दिया है, जो 21 मृत सोल्जर है हमारे, जो 21 शहीद सोल्जर हैं, उन्हें दिया है इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है, जो कि इक्विवेलेंट है विक्टोरिया क्रॉस के। ठीक है, उनकी वीरता के लिए इन्हें दिया गया है, विक्टोरिया क्रॉस के समकक्ष पुरस्कार है इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, 2017 के अंदर पंजाब सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि हम 12 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाएंगे, सारागढ़ी दिवस, जिसमें कि ऐसे जो हमारे 21 जवान थे, 21 सिपाही थे, इन्होंने अपनी वीरगति को प्राप्त हुए और वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए उन्होंने अपनी दुर्लभ वीरता का परिचय दिया था। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट न्यूज आ रही है आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या एलआईसी के द्वारा? तो आप ध्यान रखिएगा, नहीं, ये लॉन्च किया गया है एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा, एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा। ये पर्टिकुलर नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस तो भी नहीं है, आपके लिए क्या आंसर होगा, एसबीआई फाउंडेशन। ध्यान रखिएगा, जो आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसका तीसरा संस्करण, थर्ड एडिशन लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड के लोग, ऐसे विद्यार्थी जो कि किसी न किसी गैर वंचित वर्ग से आते हों, उन वंचित वर्गों से 10,000 मेरिटोरियस बच्चों को के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, 10,000 बच्चे जो कि वंचित वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, वो हम बात करने वाले हैं। जो स्कॉलरशिप का स्तर होगा वो अलग अलग होगा, जिसमें क्या होगा, ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 6 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी कोर्स कर रहे हैं, उस तक के सभी विद्यार्थी शामिल होंगे। कुल 10,000 बच्चे होंगे जिनके मेरिट में अच्छी रैंक होगी, और उन्हें 15,000 से लेकर के 2 लाख रुपए का एक स्कॉलरशिप पुरस्कार यानी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। क्या दिया जाएगा, छात्रवृत्ति दी जाएगी। कक्षा 6 से लेकर पीजी स्तर तक। आपसे पूछा जाए कक्षा 12 से पीजी तो नहीं है, कक्षा 6 से लेकर पीजी तक के जो स्नातकोत्तर तक की परीक्षा कक्षाएं होती, वहां तक के लिए पुरस्कार अवेलेबल होगा। तो न्यूनतम 15,000, अधिकतम कितने रुपए, 2 लाख रुपए के लिए। ठीक है, अच्छा, ये प्रोग्राम के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से विद्यार्थी इंक्लूड होंगे, तो देखिए, ऐसे विद्यार्थी जो कि आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, आईआईएम के अंदर पढ़ रहे हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, और साथ ही साथ किसी विदेश में स्पेशल स्टडी अब्रोड कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे हो विदेश में। और ये कहाँ से, ये किस किस कैटेगरी से होंगे, ये होंगे हमारे अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र से, यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग होंगे, उन्हीं के लिए बनाया गया है प्रोग्राम। नेक्स्ट न्यूज आती है अनमोल खर्ब की। ये भारत की बैडमिंटन प्लेयर है। कौन है, बैडमिंटन खेलने वाली प्लेयर है। हाल ही में क्या हुआ है, इन्होंने बेल्जियम में होने वाली बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 जो कि लुवेन शहर के अंदर हुई है, का खिताब जीता है। यानी महिला एकल खिताब जीता है बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 का। किसने, अनमोल खरब ने। भारत की उभरती हुई बैडमिंटन स्टार प्लेयर है ये। अच्छा, एक न्यूज आती है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, भारत की नवरत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है ये, ध्यान रखिएगा, नवरत्न कंपनी। हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं पहले भी। नवरत्न कंपनी क्या होती है, मिनी रत्न कंपनी क्या होती है, और महारत्न कंपनी, यानी सबसे पहले आती है मिनी रत्न, फिर नवरत्न, फिर ऊपर से कैटेगरी आती है महारत्न कंपनी। ठीक है, लगभग 12 या 13 कंपनी ऐसी हैं जो कि हमारे महारत्न कंपनी का स्टेटस लिए हुए हैं, जिसमें आईओसीएल है, और बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इस प्रकार की अलग अलग कंपनीज हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, देखिए, ये विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का एक कॉर्पोरेट इकाई है, यानी कॉर्पोरेट एंटिटी है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का। और इसने एक रिमार्केबल अचीवमेंट अचीव किया है। रिमार्केबल यानी एक उल्लेखनीय बेंचमार्क हासिल किया है इन दी एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता के अंदर क्षेत्र में। इस
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने एक अलग दर्जा प्राप्त किया है। और ये अवार्ड किसने दिया है? ये दिया है CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी भारतीय उद्योग संघों का, भारतीय उद्योग है उनका एक परिसंघ है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII, और इसने दिया है ग्रीन बिजनेस सेंटर अवार्ड दिया गया। देखिए RINL जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, ये ऊर्जा दक्षता को अपनाते हुए 30 बार लगातार पुरस्कार प्राप्त करने वाला एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। क्लियर? और 8वीं बार लगातार इसे मिला है एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट, और यानी ऐसी इकाई जो कि उत्कृष्ट रूप से ऊर्जा दक्षता को प्राप्त कर रहा है। मतलब कम से, इसमें एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कम से कम एनर्जी का यूज करते हुए आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वो क्या लगा एनर्जी एफिशिएंसी। सिंपल सी बात होगी, बड़ा बात नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट न्यूज आती है IPS अमृत मोहन प्रसाद के बारे में। कौन है IPS अमृत मोहन प्रसाद? देखिए हाल ही में क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, यानी कैबिनेट की जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है, उनके द्वारा IPS अमृत मोहन प्रसाद को अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है एज दी डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, जो SSB हमारी फोर्स है, जिसका बेसिक उद्देश्य क्या है? इसका बेसिक उद्देश्य है इंडो नेपाल प्लस भूटान, यानी भारत भूटान की जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा करना। इसका गठन हुआ था वर्ष 1963 के अंदर, और ये भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। क्या है ये? CAPF, भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी अर्धसैनिक बल है। उसमें कौन कौन से आते हैं तो ध्यान रखिएगा, सशस्त्र सीमा बल हम पढ़ चुके हैं, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल हाँ 1986 या 1986 के अंदर बना था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो भी इसी के अंदर आता है। एक आता है हमारा ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसका काम क्या है? भारत चीन की सीमा को सुरक्षा करना। SSB, BSF, NSG, ITBP। एक हमारा आता है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका काम क्या है कि भारत में होने वाली जो हमारी नक्सलवाद गतिविधियां हैं उनको रोकना और भारत के अंदर शांति स्थापित करना, ये CRPF का काम है। फिर एक हमारा आता है बल CISF, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, भारतीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसका काम क्या है? भारत के अलग अलग जो सार्वजनिक उपक्रम है PSU है उनकी सुरक्षा करना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की सुरक्षा करना, काम किसका है? CISF का। फिर एक हमारा आता है असम राइफल्स, भारत की सबसे पुरानी फोर्स है, इसका स्थापना हुई थी 1830s के अंदर, आई गेस 1843 या 1839 में इसका गठन हुआ था, 1835 या 1839 के आसपास गठन हुआ है असम राइफल का। भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है असम राइफल। ये कुल हमारी 6 जो हमारी है क्या है अर्धसैनिक बल है, ये इनका नाम याद रखेगा। अगर आपसे इनके बारे में पूछा जाए तो आपको सभी फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल का नाम पता होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। जो हमारी सशस्त्र सीमा बल है जिसका काम क्या है? भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा की सुरक्षा करना। उसके वर्तमान में नए DG बनाए गए, महानिदेशक कौन बने हैं? IPS अमृत मोहन प्रसाद जी हैं, ठीक है। और इससे पहले क्या थे? इससे पहले थे ये CRPF, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के क्या है? स्पेशल DG, यानी विशिष्ट महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, एक अब न्यूज आती है, रेलवे से न्यूज आती है, जिसका नाम है भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल। देखिए क्या हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा अहमदाबाद और भुज के बीच में एक रेलवे लाइन शुरू की गई थी, जिसका नाम था पहले वंदे मेट्रो, इसका नाम बदल कर दिया गया था नमो भारत रैपिड रेल, ठीक है। पहले नाम कुछ और था, अंत में आकर नाम बदल दिया गया। लगभग 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि हम क्या करेंगे 5 घंटे 45 मिनट, लगभग पौने 6 घंटे में कवर करने वाली। इसकी टॉप स्पीड होगी 110 किलोमीटर। ये था वंदे भारत रैपिड रेल की बात, ठीक है। इसके साथ ही कई और प्लेसेस भी जहां पर भी उनके बीच में ये ट्रेन, इस प्रकार के ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ है। तो कौन कौन से हुआ है? तो देखिए, नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापट्टनम और पुणे से हुबली, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि वाराणसी से दिल्ली चलने वाली जो ट्रेन है उसमें 20 कोच होंगे। नॉर्मली क्या होगा, वंदे भारत रैपिड रेल में क्या होता है 12 कोच होते हैं, लेकिन वाराणसी से दिल्ली चलने वाली, काशी से दिल्ली चलने वाली ट्रेन के अंदर 20 कोच होते जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, मेनली 12 कोच होते हैं और एक ट्रेन में लगभग 1150 पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं, ये इसकी खास बात है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज आती है पितृपक्ष मेला से। पितृपक्ष आप सभी जानते हैं, श्राद्ध पक्ष, ठीक है। श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुके हैं, लगभग 15 दिन का पीरियड रहेगा। और विश्व प्रसिद्ध जो है पितृपक्ष मेला, ये कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है बिहार के गया के अंदर, सिटी ऑफ गया के अंदर पितृपक्ष मेला जो है इसकी शुरुआत हो गई है। लगभग 15 दिन चलने वाला एक कार्यक्रम है ये। और बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय कुमार सिन्हा जी, VK सिन्हा,
इनके द्वारा इसकी इनॉग्रेशन की गई है। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ है? ये मंदिर है विष्णुपद टेम्पल। विष्णुपद टेम्पल आप सभी ने सुना हो, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर जो विष्णुपद टेम्पल है इसको भी डेवलप किया जाएगा। ये वही टेम्पल है जिसका हमने अनाउंसमेंट पढ़ा था बजट 2024-25 के अंदर, जुलाई के अंदर। ठीक है, और 2 अक्टूबर तक चलने वाला है, लगभग 15 दिन चलने वाला है। इसमें क्या होगा, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जो हमारे श्रद्धालु हैं वो आने वाले हैं, और पितृपक्ष के अंदर क्या होता है, 15 दिन के अंदर अपने जो एंसेस्टर्स यानी अपने पूर्वज हैं उनको श्रद्धांजलि या उनके उनके अ, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है इन दी पीरियड ऑफ पितृपक्ष। अच्छा, एक न्यूज आती है बॉलीवुड से जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन है, उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड जीता है। जो जीता है उन्होंने कहां पर, यूएई के दुबई शहर के अंदर। क्या हुआ है कि साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड जो है सीमा SIIM में का आयोजन हुआ है यूएई के दुबई में, और वहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन को क्या मिला है, इन्होंने मणिरत्नम जी की मूवी है पोन्नियिन सेल्वन टू, पोन्नियिन सेल्वन टू मूवी है जिसमें नंदिनी का किरदार निभाया, उस किरदार के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया है, जिसका आयोजन हुआ है दुबई के अंदर। अच्छा, एक अब न्यूज आती है आदि बाजार के बाद। आदि मतलब जानते होंगे आदिवासी, तो ऐसे ऐसे मतलब कि ट्राइबल कम्युनिटी के अलग अलग उत्पाद आप देख सकते हैं फोटो। ठीक है, ये कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, कुछ कलाकृतियां हैं जो कि आदिवासी बनाते हैं, और इन्हीं आदिवासी कलाकृतियों को, उन उत्पादों को मार्केट देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यानी जनजाति मामलों के मंत्रालय के द्वारा हाल ही में आदि बाजार जो है इसका आयोजन किया जा रहा है 15 से 19 नवंबर तक। आज इसका अंतिम दिन है। ठीक है, और ये कहां पर हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ये मंडी हाउस के अंदर हो रहा है, आगा खान हॉल के अंदर जो स्थित है नई दिल्ली के अंदर। इसमें क्या होगा देखिए कि जो ट्राइबल आर्टिसन है यानी आदिवासी जो हमारे कलाकार है क्या करेंगे, वो अपने हैंडलूम प्रोडक्ट को, हाथ से निर्मित हस्त निर्मित जो उत्पाद है उनको शोकेस करेंगे, एग्जीबिशन लगाई जाएगी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आइटम को शोकेस करेंगे, इस प्रकार के आइटम होने वाले हैं। ठीक है, ये सारी बात है। आपके लिए आज के 3 क्वेश्चन है, आप इनको अपने एंड पर सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए, एक आइलैंड का नाम है रापानुई आइलैंड। क्या नाम है? रापानुई आइलैंड, या इसे कहते हैं ईस्टर आइलैंड। क्या कहते हैं? ईस्टर आइलैंड। आपको बताना है कि ये द्वीप, ईस्टर द्वीप या रापानुई द्वीप किस महासागर में स्थित है, किस ओशन में स्थित है? अटलांटिक महासागर में, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, या अंटार्कटिक महासागर के अंदर है? क्लियर। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देखिए आपसे सवाल इसलिए पूछा गया भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? क्यों? क्योंकि हाल ही में 3 स्टेट के अंदर इलेक्शन शुरू हुए हैं, जिसमें कि सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर है। हालांकि हाँ तीनों इंपॉर्टेंट है, बट जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, तो आपको इनका नाम पता होना जरूरी है। और जम्मू कश्मीर के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, सीईओ है, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं हर स्टेट के होते हैं, जम्मू कश्मीर के पीके पॉल जी, उनके द्वारा कल ही हमने पढ़ा था एक एक जो हम बात करें चुनावों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस कैंपेन के लिए, एक हमने गाने का नाम भी सुना था। ठीक है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, श्री कृष्ण गमन पथ किस राज्य सरकार के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक गमन पथ यानी डेडिकेटेड कॉरिडोर होने वाला है? तो श्री कृष्ण गमन पथ जो है किस राज्य सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है, कहां बनने वाला है, ये बताना आपको आंसर। 3 क्वेश्चन ये है। अच्छा, एक जो न्यूज आ रही नई दिल्ली से आ रही, नई दिल्ली के अंदर क्या हुआ है आप सभी जानते हैं, जो आतिशी सिंह है वो बिलोंग करती है आम आदमी पार्टी से। कहां से, किससे? आम आदमी पार्टी। और इसकी एक मेंबर है आतिशी सिंह, ये बनी है नई दिल्ली की 3rd चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली। अब ये पढ़ रहे हैं कि नई दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है, 3rd सीएम नहीं है, 3rd विमेन सीएम यानी महिला मुख्यमंत्री है ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, अच्छा इनसे पहले कौन बना है, तो ध्यान रखिएगा, इनसे पहले हमारे 2 महिलाएं रही हैं जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है। पहला तो रही है सुषमा स्वराज जी, सुषमा, ये रही है इन ईयर 1998, कुछ 50-60 दिन के लिए बनी थी, सबसे कम कार्यकाल था इनका महिला के तौर पर।
और उनके बाद आती है शीला दीक्षित जी। कौन आती है? शीला दीक्षित जी। इन्होंने सबसे लंबे टाइम के लिए लगभग 15 साल के लिए काम किया है एज ए मुख्यमंत्री, 1998 से 2013 तक। उसके बाद सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी वो दिल्ली के बनते हैं चीफ मिनिस्टर, पहले बनते हैं 49 डेज के लिए, क्योंकि वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने समर्थन ले लिया था। ठीक है, तो सुषमा स्वराज जी पहली मुख्यमंत्री थी, दूसरी थी शीला दीक्षित जी, और तीसरी बनी है दिल्ली की आतिशी सिंह जी। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, ये आतिशी सिंह जो है ये भारत की किसी भी राज्य की, मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत में महिला मुख्यमंत्री के तौर पर 17वीं महिला मुख्यमंत्री कौन सी है? 17 विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। यानी भारत में जितने भी राज्य के अलग अलग महिला मुख्यमंत्री रही हैं, उसमें से इनका अगर नंबर देखा जाए तो भारत में अब तक कुल सभी राज्यों की मिलाकर के 17वीं महिला मुख्यमंत्री बनी है। कौन? आतिशी सिंह, नई दिल्ली की। और नई दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? इनका नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत न्यूज में रहते हैं। इसका आंसर आप खुद बताइएगा कि वर्तमान में नई दिल्ली के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? इसका आंसर आप खुद बताइएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, इसका आंसर आप खुद पता करिएगा। खूब न्यूज में रहते हैं, इनका नाम हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार डिस्कस भी हो चुका है, अखबार में आए दिन न्यूज में रहता है, ये आप पता करिएगा। ठीक है, कुछ संवैधानिक प्रावधान जिनका संबंध दिल्ली से है, नई दिल्ली से है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इस आर्टिकल के तहत जो है नई दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और अभी वहां का सेटअप किस प्रकार से है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आज की डेट 19 सितंबर। आप अपने एंड पर इन 3 जो सवाल दिए गए हैं आप इनको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, और इसकी डिटेल डिस्कशन जो है, डिटेल जो डिस्कशन है वो अगली क्लास में हम कर लेंगे। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने एंड पर प्रयास करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि इससे मोटिवेट हो पाए और अच्छा कंटेंट आपके लिए ऐड करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर